वेलकम टू द चैनल MV Academy एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन, देन उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग एंड डिस्क का डेरिवेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनीशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंड लास्ट में बच्चों हम टॉर्क का डेरिवेशन पढ़ेंगे रोटेटिंग बॉडी का। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये सेशन मज़ेदार लगेगा। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स, अभी देखो एक्चुअली ये थियरी का क्वेश्चन है और पेपर्स में कभी कभी टीचर है ना 1 मार्क से 2 मार्क के लिए पूछते हैं आपसे। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से समझिए इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी बॉडी है वो अपने किसी एक एक्सिस के क्रॉस मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज, हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास। राइट, ध्यान से समझना, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आई से, कैपिटल आई से। कैपिटल आई जो रहता है इट इज नोटेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इज गिवन बाय फॉर्मूला। अब देखो मैंने अभी आपको समझाया, ये क्या रहता है, इट इज सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल का प्रोडक्ट किसके साथ में, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आर आई स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। MI स्टैंड्स फॉर मास ऑफ ईच पार्टिकल। राइट, इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे जितने पार्टिकल्स रहेंगे अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पूरे बॉडी का मिल जाएगा। ठीक है, वेयर MI इज मास ऑफ ith पार्टिकल, जितना पार्टिकल रहेगा उतने पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एंड RI इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, MI इज मास, डिस्टेंस है R, राइट, सो इसका ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा बच्चों, kg मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और वहीं से इसका डायमेंशन भी हमको मिल जाएगा L2m1t⁻0। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब आइए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रहता है बच्चों, ध्यान से समझना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में व्हाट मास डज इन लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। तो जो रोल मास का लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में होता है स्टूडेंट्स, वही रोल मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है किसमें, रोटेशनल मोशन में। यानी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट्स एज एनालोगस क्वांटिटी फॉर मास। तो मास का ये एक एनालोगस क्वांटिटी है। ठीक है, और यही इसका सबसे बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है फिजिक्स में। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टूडेंट। आइए आगे चलते हैं। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कभी कभी टीचर पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का एक्सप्रेशन है ना, अपने को डिराइव करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, टू स्टार्ट विथ, मान लो कि कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि रोटेट कर रहा है। अब जब वो रोटेट करेगा तो उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो कांस्टेंट। सो कंसीडर रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, और मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो n पार्टिकल से कंसिस्ट होकर बना हुआ है और उनके मासेस क्या हैं, m1 m2 से लेकर के mn, n पार्टिकल्स के मासेस एट रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 से लेके rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ड्राइंग देखेंगे। तो एक बार ड्राइंग देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से, ये आपका एक रिजिड बॉडी है। देखिए ये एक रिजिड बॉडी है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और इस रिजिड बॉडी पे देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने क्या किया, हमारा डेरिवेशन सिंपल रखने के लिए हमने यहाँ पे 3 पार्टिकल्स ले लिए हैं। मैंने इसको फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1, सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 और ये nth पार्टिकल है जिसका मास mn। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बराबर। इसके अक्रॉस है ना, आप एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये टर्न कर रहा है, ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखिए m1 m2 mn का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r1 r2 और rn। ध्यान से देखिएगा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, r1 r2 और rn। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और ये अगर रोटेट कर रहा है तो इनके क्या होंगे, लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग होंगे।
तो देखिए मैंने हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, v1 v2 vn विच विल बी टेंजेंशियल, राइट, टेंजेंशियल टू दी डिस्टेंस वाला लाइन। ठीक, अब आइए बच्चों, आई थिंक आपको अब इतना कंटेंट समझ में आ गया, हम डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये देखो मैंने क्या लिखा है, एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑल दीज पार्टिकल्स परफॉर्म यूसीएम विथ सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा बट विथ डिफरेंट लीनियर स्पीड्स। और इसीलिए हम लीनियर स्पीड पहले वाले पार्टिकल का अगर लिखने को जाए तो हम क्या लिखेंगे, v1 इज नथिंग बट r1 ओमेगा, बिकॉज आप सबको पता है सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v1 हो जाएगा r1 ओमेगा। फिर यहाँ से v2 हम लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, vn तक। सो मेरा vn हो जाएगा rn इंटू ओमेगा। आई होप बच्चों आपको ये कंटेंट समझ में आया इतना। अब बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान देना, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। अब पॉइंट नंबर 4 में एक बार हमको अगर लीनियर स्पीड मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूं, देयरफॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स is given by, अब वो मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल का लिखने जाऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। और v1 हमारे पास क्या है, r1 ओमेगा, यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर, और v1 कितना है बच्चों, r1 ओमेगा, मतलब ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, m1 r1 ओमेगा द होल स्क्वायर। आई होप दिस इज ओके स्टूडेंट्स। यानी यहां से मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल लिखने को जाऊं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, और v2 तो आपको पता है, तो अगर ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ये हो जाएगा हाफ इंटू m2, और v2 इज r2 ओमेगा का स्क्वायर, राइट। ये ऐसा हो गया, यानी कि मेरे को काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्टिकल का क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल अगर मैं निकालता हूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mn vn स्क्वायर, vn इज rn ओमेगा। अब मैं डायरेक्टली बच्चों लिख सकता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल जो है वो मुझे मिल जाएगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आई होप बच्चों इतना आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। अब पॉइंट नंबर 5 बच्चों ध्यान से देखना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। मतलब अगर हम सारे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज के वैल्यू को ऐड कर दें बच्चों तो हमको क्या मिल जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आइए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, सबका एडिशन अभी देखेंगे एक बार ध्यान से बच्चों। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल का हमको कितना मिला था, वो मैं लिख रहा हूँ इधर, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं बच्चों, हमने बराबर वैसा लिखा है, सबको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। आइए फिर काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले का लिखना है तो क्या लिखेंगे, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ये, और फिर हम nth वाले का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब ध्यान से देखिए, सब में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो कॉमन वाला टर्म्स जो है वो हम बाहर ले लेते हैं। तो अगर हमने हाफ
ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा एक बार, ये हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस प्लस mn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये जो टर्म है बच्चों, इस टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट हाफ इन ब्रैकेट दिस इज समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n, और ये हो गया हमारा mi स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देख लो बच्चों, और आप सबको पता है, आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, आप सबको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो रहता है वो क्या रहता है, इट इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 राइट टू आई इक्वल टू n mi स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इसीलिए अब हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ, तो बाहर निकला हुआ था, इन ब्रैकेट हमने इसको आई लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या था, ओमेगा स्क्वायर, एंड देयरफॉर हम लास्ट लाइन लिख लेते हैं इसको, हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों, वो डेरिवेशन करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, इट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं, वैसे अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब आई जो है वो क्या है, मास के एनालोगस है, और ओमेगा जो है वो किसके एनालोगस है, v के एनालोगस है, बराबर। सो दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया ये, ठीक है। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ध्यान से एक बार समझ के ले लीजिए। इमेजिन करिए मैंने यहाँ पे एक रिंग बनाया हुआ है, और रिंग में क्या होता है ना बच्चों कि सारे के सारे जो मासेस रहते हैं वो सरकमफेरेंस पे लाई करते हैं, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और मैंने ये जो है वो रेडियस ड्रॉ करा हुआ है। तो एक बार ध्यान से देखना बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म रिंग, किसी ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म रिंग तब बोलेंगे इफ इट्स मास इज प्रैक्टिकली सिचुएटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट को हम रिंग तब बोलेंगे जब उसका मास जो है वो प्रैक्टिकली कहाँ पे यूनिफॉर्मली लोकेट करेगा, सर्कमफेरेंस पे। ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, सो इट इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अब इसका ओन एक्सिस क्या है, वो होगा लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर से पास करने वाला लाइन और इसके सरफेस को परपेंडिकुलर हो, वो लाइन को हम बोलते हैं इसका एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये रिंग अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होगा, इट्स एंटायर मास, जिसको मैंने कैपिटल M से डिनोट किया है, इज प्रैक्टिकली, आ जाओ बच्चों अगले पेज पे, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस r फ्रॉम द एक्सिस। बट ऑब्वियस है, ड्राइंग में मैंने आपको समझाया था। तो ऐसे केस में बच्चों, द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज गिवन बाय, जब कभी भी रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके परपेंडिकुलर प्लेन और सेंटर से पास करेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कितना मिलेगा, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ द रिंग एंड r इज रेडियस ऑफ द रिंग। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ना, इसके डेरिवेशन आपसे कॉलेज के पेपर्स में या हो सकता है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से देखना, पहले मैंने डिस्क के बारे में 1-2 पॉइंट मेंशन कर दिया है, तो एक बार देखेंगे। डिस्क इज अ 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। तो ये एक 2 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल होता है, और इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। हम डिस्क को यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, इफ इट्स मास पर यूनिट एरिया, if its mass per unit area called surface density and its composition is same throughout। तो अगर हमारे डिस्क का जो मास अपॉन एरिया है, यानी जिसको हम सरफेस डेंसिटी बोलते हैं, और कंपोजिशन, अगर ये दोनों सेम है थ्रू आउट, तो हम ऐसे डिस्क को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्क। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया।
तो मान लीजिए ऐसा हमने एक डिस्क कंसीडर कर लिया, तो मैंने क्या लिखा है देखिए, कंसीडर अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज द लाइन, ध्यान से देखिए, आइए ड्राइंग में देख लीजिए बच्चों इसको, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये मैंने एक डिस्क बनाया हुआ है, ये डिस्क का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ डिस्क से, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क क्या रहता है, अभी अभी बताया आपको, सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क को अगर अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं बच्चों, सो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन एरिया, मास एम एज इट इज, और एरिया जो है इसका क्या हो जाएगा, बड़े वाले डिस्क का देखो रेडियस मैंने कैपिटल आर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड आई हैव टेकन दिस एज इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, एज इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट है बराबर, it can be considered to be consisting of a number of concentric rings of radii increasing from 0 to r। अब बच्चों ध्यान से समझना, अगर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे डिस्क को हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो ये बहुत सारे रिंग से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, देखो मैंने एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स यहाँ पे बनाया, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है ना इसके ऊपर मिलके, और ये आपका डिस्क बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको क्या कंसीडर करना है कि मान लो मैंने को एक रिंग कंसीडर करना है जिसका स्मॉल आर रेडियस हो जाएगा और उसकी वैल्यू आर इक्वल टू 0 से चालू होकर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, ठीक है। और मैंने ऐसा एक रिंग कंसीडर कर लिया है जिसका मास कितना है, dm, देखो वन ऑफ सच रिंग ऑफ मास dm इज सोन बाय शेडेड पोर्शन, और इसका ये देखो, इसका ये थिकनेस जो है ये मैंने कितना ले लिया है, dr, मतलब ये जो है ना आपका ये वाला वैल्यू मैंने dr ले लिया है, ठीक है। और ये यहाँ से डिस्टेंस जो है ये मेरा r है, देखना बच्चों ध्यान से, आइए आगे चलते हैं, एक बार ध्यान से समझना बच्चों इसको। विड्थ ऑफ रिंग इज dr, आपको बताया अभी, विच इज सो स्मॉल दैट द एंटायर रिंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी ऑफ एवरेज रेडियस r, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों टू बी ऑफ एवरेज रेडियस r। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, वो जो रिंग मैंने छोटा सा लिया हुआ है, थिन सा रिंग लिया हुआ है, उस रिंग का अगर मेरे को एरिया लिखना है बच्चों, तो वो एरिया मैंने क्या होना है, ध्यान से देखो, एरिया क्या हो जाएगा, उसका सरकमफेरेंस इनटू उसकी विड्थ, बराबर, देखो उसका सरकमफेरेंस इनटू उसकी विड्थ। तो ये एरिया ऑफ दिस रिंग, कौन सा रिंग, जो अपन ने शेडेड पोर्शन लिया है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, इट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। अगर इक्वेशन 1 ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 1 में सिग्मा क्या था, m अपॉन ए, पर यहाँ पे रिंग का मास क्या है, dm, तो मैंने dm लिखा, और रिंग का एरिया क्या है 2 पाई आर डी आर, इसलिए मैंने 2 पाई आर डी आर लिखा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, हमको dm कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dm का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, विच आई हैव रिटन 2 पाई सिग्मा आर इंटू डी आर। आई हैव टेकन दिस एज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। आई होप इतना सबको क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखते चलिए। अब हमको dm मिल गया बच्चों, अब आगे चलते हैं, देखिए एज इट इज अ रिंग, ये एक रिंग है, दिस एंटायर मास dm इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट ऑब्वियस है। और हमने अभी थोड़े टाइम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग क्या पढ़ा था बच्चों, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, पर अभी वाला जो मेरा रिंग है उसका मास क्या है dm और उसका रेडियस क्या है स्मॉल r, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये स्मॉल r जो है वो रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज नथिंग बट मास ऑफ रिंग, दैट इज dm इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, राइट, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ रोटेशन से, तो ये है कितना आर स्क्वायर। तो मेरे को ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 मिल गया, ठीक है बच्चों। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये तीनों ध्यान रखना है बच्चों। आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखते चलना स्टूडेंट्स। अब बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना है मेरे को, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप क्या करो, ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कैन नाउ बी गिवन एज आई, जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारे रिंग मिल करके एक डिस्क बनाएंगे, मतलब मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग को, कहां से, फ्रॉम r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल R तक। आई आर फ्रॉम इक्वेशन 3 हमको क्या मिला है बच्चों, dm इंटू आर स्क्वायर, पुट कर दिया, देखो ध्यान से। और इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 से हमको dm क्या मिला हुआ था, 2 पाई सिग्मा r इंटू डी आर, ध्यान से देख लो बच्चों। अब ये और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, आर क्यूब डी आर, देखो बच्चों ध्यान से, आर स्क्वायर आर डी आर इज आर क्यूब डी आर, और 2 पाई सिग्मा जो है वो मैंने बाहर ले लिया, ठीक।
अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना। तो अभी आई मेरे को क्या मिल गया, 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर आर क्यूब डी आर, बराबर। अब अगले स्टेप में देखो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू ये 2 पाई सिग्मा वैसे ही रहने देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा आर रेस टू 4/4 फ्रॉम लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके आर तक। अब आई का वैल्यू अगर मैं लिखूँ, ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा इन ब्रैकेट, एक बार स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर पुट करना है और एक बार 0 पुट करना है। देखो ऐसे लिखेंगे बेसिकली। सो ये वाला टर्म तो 0 हो गया आपका, मतलब मेरे को आई क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 पाई सिग्मा इंटू आर रेस टू 4/4। आई होप बच्चों इतना क्लियर है आप सब लोगों को, ध्यान से देख लेना। अच्छा, अब अगले पेज में आ जाओ बच्चों, ये ध्यान देना, आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इंटू आर रेस टू 4/4 था। मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, तो मेरे को बेसिकली आई क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इंटू आर रेस टू 4/4 मिला। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान से समझ के ले लो। इक्वेशन 1 बच्चों क्या बोलता है हमको, इक्वेशन 1 हमको बोलता है 2 पाई सिग्मा किसके बराबर है इक्वेशन 1 से, दिस इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, इंटू ये है मेरा आर रेस टू 4/4। ये मेरे को कहाँ से मिला बच्चों, ये बताना जरूरी है, तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। आई होप बच्चों ये क्लियर है आप सब लोगों को, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब अभी मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करके कट कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। ये आपका पाई और ये आपका पाई कट हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2 और ये आपका 2 कट होकर के यहाँ पे 2 बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बच्चों अब क्या बचा है, ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं आई जो है दैट इज इक्वल टू, आई जो है दैट इज इक्वल टू, अच्छा आर का भी पावर कट हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, ये आर स्क्वायर और ये कट करके यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, सो अभी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, आई क्या बच जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आपके बचा है एम आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके बचा है 2, यानी बच्चों मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या मिल गया, हाफ एम आर स्क्वायर, या आप इसको एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख दो या हाफ लिख दो चलेगा। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। आई होप बच्चों आपको ये कंटेंट समझ में आया। ठीक है, आइए अब अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन हेडिंग आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स गिवन एक्सिस, कोई भी एक्सिस के अक्रॉस किसी रेडियस ऑफ गायरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिए, इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो वो पॉइंट जहाँ पे पूरे बॉडी का मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, बराबर। So basically radius of gyration of a body about its given axis is defined as the distance between the axis of rotation and a point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of body about the same axis। ठीक है, और इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, k से डिनोट करते हैं बच्चों। सो इट इज डिनोटेड बाई k और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक्चुअली होता है I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो वहां से हमको ये मिल जाएगा k इज इक्वल टू √I/m वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड m इज मास ऑफ द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका ऐसा यूनिट, सिंस ये एक डिस्टेंस है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L1 m0 t0। ठीक है, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना इसको। इट इज अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्चुअली में क्या करता है, इट इज अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द गिवन एक्सिस। इफ द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा क्लोज है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू जो होगी वो लेस होगी। एंड इफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी मोर। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या हो जाएगा, देखो, द नॉलेज ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर हमारे पास मास और रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू पता हो, सो द नॉलेज ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमको मास और रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब m और k से हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिल जाएगा अबाउट द सेम एक्सिस
इवन इफ वी डू नॉट नो द एक्चुअल शेप ऑफ द बॉडी। तो अगर हमको बॉडी का शेप पता भी ना हो, खाली हमारे पास मास और रेडियस ऑफ गायरेशन हो, तो हम उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ गिवन एक्सिस निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आओ अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। चलो अगेन नाउ दिस इज अ डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, राइट। और ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत सारे पेपर्स में पूछा भी था, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मैंने क्या किया कि कंसिडर अ रिजिड ऑब्जेक्ट, मान लो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है और वो जब रोटेट करेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बच्चों रोटेशन में अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। आओ आगे आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखना। तो देखो मैंने एक ड्राइंग बनाया हुआ, ये हमारा एक रिजिड बॉडी हो गया बच्चों। ये रिजिड बॉडी जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्रॉस जो है, देखो ये एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाया है मैंने अल्फा। और ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखो, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पूरा तो दिखा नहीं सकते, तो मैंने एक फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1, सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 और थर्ड पार्टिकल या जिसको हम nth पार्टिकल बोलते हैं उसका मास मैंने mn रखा हुआ है। डिस्टेंसेस r1 r2 rn रखा हुआ है। और बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम है पर सबके लीनियर एक्सेलरेशंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, विच विल कॉज डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, a1 होगा, यहाँ पे a2 होगा, यहाँ पे an होगा, इसी वजह से हमको यहाँ पे f1 f2 और fn मिल रहा है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देख लेना बच्चों, थियरी क्या लिखा हूं मैंने। कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू बी कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 से लेकर के mn एट अ रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या है, r1 r2 से लेकर के rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट व्हाट आई एक्सप्लेन इन द ड्राइंग बच्चों। एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स, all these particles perform circular motion with same angular acceleration but with different linear या से tangential accelerations। तो मेरा a1 क्या हो जाएगा r1 अल्फा, मेरा a2 क्या हो जाएगा r2 अल्फा, और ऐसे ही मेरा an क्या हो जाएगा rn अल्फा, ठीक है बच्चों। आओ आगे चलते हैं, ध्यान से देखना बच्चों अभी और समझना इसको, ध्यान से देखना बच्चों। अब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल्स कैन बी रिटन एज, तो मैं f1 को क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट m1 a1, ध्यान से देखना बच्चों। और हमारे पास a1 का वैल्यू क्या था, a1 वाज नथिंग बट r1 इंटू अल्फा, यानी ये मुझे मिल जाएगा m1 r1 अल्फा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली f2 हम क्या लिख सकते हैं, f2 हो जाएगा हमारा m2 a2, ये हो जाएगा m2 इंटू a2 की वैल्यू क्या है r2 इंटू अल्फा, यानी ये हो जाएगा मेरे पास m2 r2 अल्फा। और ऐसे ही अगर मैं nth पार्टिकल के लिए बच्चों लिखता हूं तो हम क्या लिखेंगे, fn जो है वो हो जाएगा मेरा mn इंटू an, यानी ये हो जाएगा mn इंटू an क्या है, इट इज rn इंटू अल्फा, यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स mn rn अल्फा, ठीक है बच्चों। आओ अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब पॉइंट नंबर 5 में बच्चों हमको क्या मिल गया, देखो फोर्सेस की वैल्यू मिल गई। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, ध्यान से देखना बच्चों, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड by each particle is given है। जब हम टॉर्क कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए टॉर्क लिखने जा रहा हूं τ1, ये क्या हो जाएगा, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, दिस इज नथिंग बट r1 f1, राइट। तो ये हो गया आपका r1 एज इट इज इंटू f1 का वैल्यू हमको क्या मिला है स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं ध्यान से। सो f1 इज m1 r1 अल्फा, देखो लिखता हूं f1 इज m1 r1 अल्फा, यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, देखो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा, दिस इज τ1। सिमिलरली τ2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा r2 f2, यानी ये हो जाएगा r2 इंटू f2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, m2 r2 अल्फा, दैट इज गिविंग मी m2 r2 स्क्वायर अल्फा। और वैसे ही अगर हम nth पार्टिकल के लिए टॉर्क लिखने जाएं बच्चों तो ये हो जाएगा τn इज इक्वल टू rn fn, यानी ये हो जाएगा rn इंटू fn इज mn rn अल्फा, दैट इज गिविंग मी mn rn स्क्वायर अल्फा। आई होप ये भी बच्चों समझ में आया आपको। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे बच्चों, पॉइंट नंबर 6, ध्यान से सुनना बच्चों। अब जो टॉर्क हमारा एक्सपीरियंस होकर जो हमको मिल गया बच्चों, ध्यान से सुन लो, ये टॉर्क अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट टॉर्क इज
गिवन बाय, हमको क्या करना पड़ेगा, सबका समेशन लेना पड़ेगा बच्चों। तो मेरा टाउ जो है रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस ये चलता रहेगा कहाँ तक, टाउ n तक। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो टाउ 1 का वैल्यू हमको क्या मिला था, दैट वाज m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टाउ 2 मिला था m2 r2 स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही ये चलता जाएगा। n वाला हमको क्या मिला, mn rn स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखोगे बच्चों सब में अल्फा कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर इन ब्रैकेट और ये आपका अल्फा। ठीक ना, ये जो पूरा टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to I equal to n, this is mi ri square in bracket into alpha। और आप सबको पता है बच्चों, आइए अगले पेज में, हम सबको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट I equal to 1 to I equal to n mi ri square and therefore हमारा रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट आई इंटू अल्फा विच आई विल बी सीइंग एज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमारा जो टॉर्क होगा, टॉर्क का ये फॉर्मूला है फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। तो कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगा तो उसके टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बच्चों आज का लेक्चर पसंद आया। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।